जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। एक अहम खबर के साथ आप सबके सामने आएँगे। वो बहुत सीरियस खबर है। यूक्रेनियन क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर ने सुसाइड की है और इसके पीछे का जो मकसद है वो ये कि क्रिप्टो क्रैश हुआ और ये इन्फ्लुएंसर है, ये यूक्रेनियन इन्फ्लुएंसर, इन्होंने अपनी जान ले ली और खबर आई कि उनकी लैम्बोर्गिनी में वो मृत अवस्था में पाए गए। और दूसरी जो ये अपडेट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अक्टूबर 10, 2025 will go down in history. Trump announced a 100% tariff on China. Bitcoin crashed 12%. Ethereum plunged 16%. 1.6 million traders lost everything. Someone made $88 million in 30 minutes. अब who's that someone? ये सवाल हम उमेश जी से पूछेंगे। साथ ही इस सब के बीच में जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है इन्वेस्टर्स के बीच में, उस सब में आरबीआई किस तरह की मेजर्स ले रही है अपने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले जो ये खबर है, इन्फ्लुएंसर ने अपनी जान ली, क्या कुछ चल रहा है उमेश जी? कैसे आप देख रहे हैं जो अनस्टेबिलिटी बनी हुई है, इंस्टेबिलिटी? देखिए, ये जो क्रिप्टो कल जो क्रिप्टो क्रैश हुआ था, क्योंकि सबसे पहले चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया। उन्होंने ये भी बोल दिया, भारत को भी उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर हम आपको मिनरल्स भेजते हैं तो आप उसको अमेरिका को नहीं भेजेंगे और आप ये मिनरल्स को डिफेंस एप्लीकेशन में यूज नहीं कर सकते। रेयर अर्थ मिनरल्स में चाइना के पास 70% सोर्सिंग कैपेसिटी है, 90% रिफाइनिंग कैपेसिटी है, 97% रिसाइकलिंग कैपेसिटी है। और उसके बाद कल ट्रम्प का न्यूज आया था, चाइना इज टर्निंग हॉस्टाइल, और फिर उन्होंने रात को 130% टैरिफ लगा दिया, 100% एडिशनल टैरिफ। और जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया, जो यूएस के अंदर स्टॉक मार्केट्स एकदम से टंबल करना चालू कर दिए। और बताया जाता है एसएनपी जो है 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन खत्म हो चुका था। और क्रिप्टो जो बिटकॉइन है, क्रिप्टो मार्केट में अन मतलब अनइमेजिनेबल लिक्विडेशन हुआ है। आप सोचिए, इतना मतलब जिस हिसाब से हुआ है कि बिटकॉइन क्रैश 12%, एथेरियम क्रैश हुआ 16%, एक सोलाना करके है वो 20 से 25% क्रैश हुआ, डोजे कॉइन है 50% क्रैश हुआ। अमर जी, इसका मतलब क्या है कि कल जो था क्रिप्टो, एक तरह से क्रिप्टो मार्केट में ओवरऑल लिक्विडेशन हुआ, जिसके कारण 20 बिलियन का 20 बिलियन का उधर क्रैश नजर आया, जिसके कारण जब देख रहे हैं 1.6 मिलियन ट्रेडर्स लॉस देयर सेविंग्स, मतलब कंप्लीटली जीरो हो गया था। लोग बता रहे थे कि कल सुबह उनका जो क्रिप्टो के अंदर जो बैलेंस था वो $1 मिलियन था, तो वो $40,000 पहुंच गया था। और इसका इसके लिए हुआ क्योंकि बहुत सारे क्रिप्टो ट्रेडर्स ने लेवरेजिंग करके रखा था। और आज आपके पास एक ऐसा प्रेसिडेंट है जो सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट को रन करता है अपने ट्वीट से। वो कोई भी एक स्टेटमेंट दे देता है और मार्केट सेंटिमेंट खराब कर देता है। और जिस हिसाब से 1.6 मिलियन ट्रेडर्स लॉस्ट देयर सेविंग्स, और कुछ लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए, कुछ अकाउंट्स ने तो 190 200 मिलियन डॉलर्स के अकाउंट प्रॉफिट बनाए, एक ही दिन में बनाए। और कुछ अकाउंट ऐसे थे जो 2-3 दिन पहले ही खुले थे, और उन्होंने अचानक एक ही दिन में 150 से 200 मिलियन डॉलर्स तक बना लिए। बताया जाता है कि जो ट्रम्प के जो खासम खास है, उनको ये न्यूज़ मालूम थी। उन्होंने ये अनाउंसमेंट के पहले ही क्रिप्टो में शॉर्ट करना चालू कर दिया था। और इससे क्या हुआ कि 1.6 मिलियन मतलब सोच लीजिए 16 लाख ट्रेडर्स लॉस्ट देयर सेविंग्स, और कुछ इंडिविजुअल्स ने प्रॉफिट किया। तो ये सारे एक तरह से ट्रम्प के क्लोज एसोसिएट्स है, उनके कैबिनेट के क्लोज एसोसिएट्स है, जिनको मालूम था कि ट्रम्प ये अनाउंसमेंट करने वाले हैं। इसको इंडिया में ना सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इनसाइडर ट्रेडिंग बोलता है, और अमेरिका में वहां का राष्ट्रपति खुद इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है। अब ये देखिए, सबसे बड़ा विडंबना ये है। और वहां पे लाइसेंस भी मिल चुका है इनको, कोई बोलने वाला भी नहीं है। और देखिए ना, जैसे इनकी कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, वो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ डीलिंग कर लेती है, क्रिप्टो माइनिंग के लिए, क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए। अब ये जो
इन्होंने स्टेटमेंट दिया है जिसके कारण एक क्रैश आया है। तो आप ये देखिए कि अमेरिका का राष्ट्रपति इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है, अपने दोस्तों को प्रॉफिटियरिंग कर रहा है, फाइनेंशियल मार्केट्स को क्रैश कर रहा है और उसको कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। और एक चीज देखिए, वहां की स्टॉक मार्केट भी कोलैप्स हो रही है। स्टॉक मार्केट में 1.6 बिलियन तक जा चुका था, 1.6 ट्रिलियन तक जा चुका था। उसके बाद ये थोड़ा सा रिकवर होके 1.2 ट्रिलियन तक नीचे आ चुका है। अंबर जी, इसका मतलब ये है कि ये जो मैं हमेशा बोलता था, क्रिप्टो जो एसेट्स है, इसका कोई भरोसा नहीं है, इसका ओवरनाइट इसका वैल्यूएशन ज़ीरो हो सकता है। ये एक तरह से आगे आने वाला वॉलेटिलिटी के ऊपर लोगों के लिए एक चेतावनी है। और अब ये जो यूक्रेनियन इन्फ्लुएंसर था, ये क्रिप्टो की स्ट्रेटेजीज़ देता था। ये लोगों को समझाता था कि हमें कैसे ट्रेड करना है। और कल रात को इसने अपने आप को सुसाइड कर लिया है अपनी लैम्बोर्गिनी कार में। अब ये जो लोग रहते हैं, इनको जल्दी से दे वांट टू बिकम रिच, तो ये क्या करते हैं, मार्केट में लेवरेज पोजीशंस ले लेते हैं। पैसा होता नहीं है, सिर्फ एक मार्जिन मनी भर के ये पोजीशंस उठा लेते हैं। कल जो हुआ ना, जिस हिसाब से क्रैश हुआ, जितने भी इनके अकाउंट्स थे, सारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और ओवरनाइट इनकी वैल्यू ज़ीरो हो गई है। और इनका जो लॉस है उसको पूरा प्रॉफिट किया है ट्रम्प के जो खासम खास लोग हैं, जो उसको जिनको ये न्यूज़ मालूम थी, इन लोगों ने अच्छा प्रॉफिट कमा लिया है। सोचिए, 100 टू 200 बिलियन मिलियन डॉलर्स, मतलब सोच लीजिए एक ही दिन में। दिस इज द जैकपॉट दे मेड स्टडी। उमेश जी, क्या ये सारी चीजें सोचे समझे उससे हो रही हैं, जानबूझकर ये सारी चीजें की जा रही हैं एक साजिश के तहत? डेफिनेटली हो रही है, क्योंकि जब ट्रम्प जभी भी से आए हैं, वो अपने एक ट्वीट से, अपने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से उन्होंने फाइनेंशियल मार्केट को उथल-पुथल कर दिया है। वो कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं और मार्केट एक्सट्रीम रिएक्शन कर रहा है, वोलेटिलिटी भी बढ़ रही है। गोल्ड अभी ऊपर जा रहा है, सिल्वर ऊपर जा रहा है, बिटकॉइन ऊपर जा रहा था, क्रिप्टो ऊपर जा रहा था, एसएनपी ऊपर जा रहा है। एक तरह से ऑर्केस्ट्रेटेड, एक तरह से एसेट प्राइसेस को ऊपर करने की कोशिश की जा रही है। सेकेंड, रेट कट करने से मॉनेटरी सिस्टम में मनी सप्लाई बढ़ेगी। अब जब मनी सप्लाई बढ़ती है, एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ करेंसी जो रहता है, जो मार्केट में है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। और एडिशनल मनी सप्लाई होने से एसेट प्राइसेस बढ़ते हैं। हार्ड एसेट्स वो होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉनिकली क्रिएट नहीं कर सकते, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, इनको हम इलेक्ट्रॉनिकली क्रिएट नहीं कर सकते। इनके लिए हमको एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है, और निकालना पड़ता है, रिफाइनिंग करना पड़ता है, फिर जाके निकलता है। तो इसके कारण सारे जो फाइनाइट रिसोर्सेज है, हार्ड रिसोर्सेज है, गोल्ड, बुलियन, कॉपर, कुछ भी हो, एवरीथिंग विच इज अंडर द सन, सबकी वैल्यू बढ़ रही है। और फाइनेंशियल मार्केट्स में उथल-पुथल होता जा रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि पहले क्या बोलते थे कि जब गोल्ड और सिल्वर बढ़ता था तो एस&पी नीचे होता था, पर इस बार दोनों चीज ऊपर बढ़ रहा है। ये एक तरह से नया आश्चर्य है। और अमर जी, मेरा तो ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसीज आर डिजाइन टू बेनिफिट द हेज फंड मैनेजर्स। ये सब वॉलेटिलिटी में कौन कमाता है? जितने भी बड़े हेज फंड्स है, भले वो ब्लैक रॉक है, वैनगार्ड है, स्ट्रीट है, सिटी है, गोल्डमैन सैक्स है, ये लोग कमाते हैं। ये वॉल स्ट्रीट के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, इन लोगों के पास पैसे बनते हैं। दिस इज लाइक अ लाइसेंस टू लूट पीपल, इन विच अमेरिका का प्रेसिडेंट खुद इन्वॉल्व है। अब उसको वहां पे इंटेग्रिटी देखिए, भारत के प्राइम मिनिस्टर कभी भी कोई भी स्टॉक के बारे में नहीं बोलेंगे, वो कभी भी कुछ नहीं बोलते, वो अपने काम से मतलब रखते हैं। यहाँ पे ये ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जिसके कारण फाइनेंशियल मार्केट में टर्बुलेंस होता है, जानबूझ के करते हैं, और इसका बेनिफिट इनकी कोठरी को मिलता है, इनके दोस्तों को मिलता है। जी, ये है जो आप पिछले कई प्रोग्राम्स में बोल चुके हैं कि क्रिप्टो, बिटकॉइन और ये सारी चीज़ें जो इन्वेस्टमेंट है बहुत ज़्यादा रिस्की हैं, और वो सारी चीज़ें नज़र भी आ रही हैं कि किस तरह से एक इन्फ्लुएंसर ने अपने आप को मार भी लिया। तो वो नसीहत तो आपकी बड़ी काम की है कि जो फिज़िकल गोल्ड है, सिल्वर है, रियल एस्टेट है, इन सब में इन्वेस्ट करें जो कि फिज़िकल जो भी एसेट्स हैं उसके अंदर। इस सब के बीच में जो आरबीआई का, उमेश जी,
ये अपडेट आया है जिसमें द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड द यूनिफाइड मार्केट्स इंटरफेस, अ पायनियरिंग फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर एम्ड at asset tokenization, announced in 2025 by RBI Governor Sanjay Malhotra. UMI leverages blockchain technology and wholesale central bank digital currency (CBDC) to digitize real-world assets. This innovation promises to enhance market efficiency and transparency and accessibility. The unified market interface and asset tokenization, UMI मैं enables अंबर version जी, assets मैं बता देती हूँ, मैं लोगों को बता देती हूँ, फिर मैं आपसे इसको समझूंगी कि ये किस तरह से हो रहे हैं ताकि लोगों को सही भाषा में, आसान भाषा में समझ में आ जाए. This process creates a fractional ownership, allowing global trading of smaller asset portions, tokenization, improves settlement. उमेश जी, ये जो अपडेट है इससे ये तो नजर आ रहा है कि जो आरबीआई है वो कहीं ना कहीं जो उनके इन्वेस्टर्स, इनफैक्ट जो आरबीआई के डिजिटल करेंसी पे हमने शो किया था उसमें ये भी है कि मतलब किस तरह से वो आरबीआई उसको बैक करेगा. तो कहीं ना कहीं जो इस तरह के एसेट्स हैं उनको भी लिक्विड एसेट्स में भी एक आरबीआई का भरोसा है. यहाँ पर हम जो ये अपडेट देख रहे हैं इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें ताकि लोगों को समझ में आए कि किस तरह से ये हमारे लिए एक सुरक्षा है या एक गारंटी है आरबीआई की. देखिए जैसे यूपीआई आया था, यूपीआई आने से सारे बैंक्स इंटरकनेक्ट हो गए, आप मिनटों में, सेकंडों में पैसे भेज सके थे। अब इन्होंने, उस समय था सिर्फ सेविंग्स के लिए था, ट्रांसफर के लिए था, पैसे ट्रांसफर के लिए, जैसे मेरे अकाउंट से आपके अकाउंट में भेजना है, तो उसके लिए यूपीआई था, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब ये जो आया है यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस है। आप समझ लीजिए आपके पास कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे बॉन्ड्स होता है, फिर बाद में म्यूचुअल फंड्स होता है, इंश्योरेंस होता है। इसके माध्यम से क्या होगा कि अगर फ्यूचर में गवर्नमेंट अलाउ करेगा, जो आपकी प्रॉपर्टीज है, समझ लीजिए आपका घर है जिसकी वैल्यू है 100 करोड़ की, और ये प्रोमिनेंट घर है, इस मतलब आप सोचिए एवरीबडी कैन कभी भी मार्केट में बिक जाएगा। बट आप क्या कर सकते हैं, 100 करोड़ कोई ले नहीं सकता, तो आप क्या करते हैं, इसके टोकन बनाते हैं, छोटे छोटे वैल्यू सिस्टम बताते हैं, मतलब 100 करोड़ को आप इसके लिए इसकी एक तरह से 1000 यूनिट बना देते हैं, जिसकी इसकी वैल्यू 10 लाख हो जाता है। अब इस 1000 वैल्यू को आप एक्सचेंज में लिस्ट कर देते हैं। अब मेरा इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, मेरा इन्वेस्टमेंट रहेगा इसमें 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए देके मैं उस घर का फ्रैक्शनल ओनरशिप ले सकता हूँ। मतलब जो बोलते हैं, जो 1 यूनिट रहता है, इसको उन्होंने 1000 यूनिट्स कन्वर्ट करके फ्रैक्शनल ओनरशिप बना दिया है। अब 10 लाख मैं भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। कल फ्यूचर में समझ लीजिए मुझे बेचना है और इसकी वैल्यू 10 से 12 लाख हो जाती है, तो मैं इमीडिएटली बेच देता हूँ। तो इससे क्या होता है कि ट्रांजैक्शन इंप्रूव हो जाता है, एसेट्स की वैल्यू अनलॉकिंग हो जाती है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है। एसेट्स का टोकनाइजेशन के कारण और सीबीडीसी यूज करने के कारण ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन जो होता है उसके अंदर कोई कन्वर्शन चार्जेस नहीं रखते, कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं रखते, क्योंकि बैंक कोई इंटरमीडिएट नहीं रहता है। ये जो सीबीडीसी है, इट इज बीइंग इश्यूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक और एक चीज है, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी रहता है। फिर सेकेंड 24/7 चल सकता है, इसमें कोई पूछने की बात नहीं है। ब्लॉकचेन पे है, सब कुछ रिकॉर्डेड रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। और इसके लिए जो आरबीआई ने जो टर्म यूज किया है उसको बोला है एसेट टोकनाइजेशन। एसेट टोकनाइजेशन मतलब क्या है, आपका जो एसेट है उसको डिजिटली टोकन्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, मतलब भाग भाग करके उसको एक टोकन दे दिया जाएगा। इससे उसका ओनरशिप कॉस्ट कम हो जाएगा। ओनरशिप कॉस्ट कम होने से बहुत सारे लोग उसमें उस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइवेट क्रिप्टो मार्केट वर्ल्ड ओवर अनरेगुलेटेड है। भारत यहाँ पे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो ई रूपी आपने सुना है, आपने सुना होगा बैंक्स के अंदर ई रूपी दिखा होगा, वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है भारत का। और अमर जी, इसके अंदर क्या है, ये आरबीआई से बैक्ड रहेगा। आरबीआई का जो भी पैसा होता है इट इज बैक्ड बाय गोल्ड। एक चीज याद रखिए, क्योंकि भारत सरकार इनडिस्क्रिमिनेटली मनी प्रिंट नहीं करती है। जितना आपका गोल्ड रिजर्व होता है वो कोई मात्रा में पहले गोल्ड खरीदती है, फिर बाद में उसी के हिसाब से वो करेंसी मार्केट में छोड़ती है। और जो, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जीडीपी का वैल्यूएशन देखना पड़ता है, करेंसी कितना है, आपके गोल्ड रिजर्व से उसको बैक्ड होना है,
बहुत सारे पैरामीटर्स फॉलो करते हैं। तो रिस्क मैकेनिज्म कंट्रोल जो है आरबीआई का, इसमें बहुत प्रोटोकॉल्स वो फॉलो करता है। जहां पे अमेरिका के अंदर अनरेगुलेटेड जो रिस्क है इट इज अनरेगुलेटेड, मतलब आप एक ही चीज है, कुछ भी हो सकता है उसमें, ओवरनाइट कोई भी पापड़ हो जाएगा, कोई भी बैंकरप्ट हो सकता है। भारत के अंदर आप ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट्स अलाउ ही नहीं करते हैं जिसके अंदर लोगों को नुकसान होता रहे। इनफैक्ट हम एक तरह से क्रिप्टो में हम ट्रेडिंग की अलाउ करते हैं, पर स्ट्रिक्टली इसको एडवाइस नहीं करते। और भारत सरकार ने इसके ऊपर क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए, प्राइवेट क्रिप्टो ट्रेडिंग पर 30% टैक्स लगा के रखा है। तो कहीं ना कहीं डिसइंसेंटिवाइज किया जा रहा है, और भारत में ऑलरेडी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का लॉन्च किया जा रहा है, जिस अमेरिका में क्रिप्टो के अंदर लोग अपनी सेविंग्स खो चुके हैं। तो आप देखिए कि इवन कोविड के टाइम पे जो लिक्विडेशन हुआ था वो 1.2 बिलियन डॉलर्स का हुआ था। कल जो लिक्विडेशन हुआ है इट वाज 19.6 बिलियन डॉलर्स क्रिप्टो के अंदर, कभी नहीं हुआ है। इससे एक तरह से डर का माहौल बैठ गया है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। देखिए 1.6 मिलियन ट्रेडर्स कोई एक तरह से छोटा मोटा नंबर नहीं है। 16 लाख ट्रेडर्स ने अपनी सारी जमा पूंजी खो दी है। दिस इज द लाइक का, एक तरह से आप ये समझ लीजिए, स्टेट स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूशनलाइज प्लंडर ऑफ वेल्थ ये हो रहा है, ये अमेरिका कर रहा है। जबकि भारत में मोदी गवर्नमेंट एंड आरबीआई सेफगार्ड्स लेके आ रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस। तो ये कह सकते हैं कि भारत जो आज के दौर में या आज की डेट में कहें कि एक सेफ प्लेस है फॉर इन्वेस्टमेंट भारत को कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम डिजिटल करेंसी की बात करते हैं तो वहां पर भी आरबीआई की बैकिंग है, आरबीआई का भरोसा है, आरबीआई की गारंटी है। तो वो लोग जो क्रिप्टो और इन सब बिटकॉइन इन सब के जाल में फंसे रहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरा तो एक ही चीज है, क्रिप्टो को अवॉइड करिए। अभी भी मेरा मानना है क्रिप्टो के अंदर ब्लू रन खत्म नहीं हुआ है, अभी भी यहाँ से अच्छा ऊपर जाएगा। पर मैं इसको अभी भी बोलता हूँ लोगों को कि अगर समझ लीजिए आपके पास 1 करोड़ है और 10 लाख आप खोने की क्षमता रखते हैं, अथवा 10 लाख समझ लीजिए कि मेरे गए तो मुझे दुख नहीं है, तब जाके आप क्रिप्टो में डालिए और उसमें एक सीमा रख लीजिए अगर आपको ट्रेडिंग करनी है। और जनरली मैं अवॉइड करने को बोलता हूँ। मैं आज भी सबको बोलता हूँ क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने से कोई मतलब नहीं है, आप पैसा खोएंगे, आखिर में आप पैसा खोएंगे, कितना भी पैसा बना लीजिए, अल्टीमेटली यू विल लूज द मनी बिकॉज इट इज नथिंग बट अ गैम्बलिंग। उमेश जी, कुछ उसी तरह का हो गया जैसे पॉन्जी स्कीम्स आती हैं कि आप इतना लगाएंगे आपको उतना मिलेगा। कुछ साल पहले भी एक और स्कीम आई थी, मुझे याद है आज से कोई 5-6 साल पहले, अराउंड कोविड, और बहुत सारे लोगों ने, मेरी फैमिली में मेरी कजन्स ने, उन्होंने अपनी अपनी पूरी पूरी सेविंग्स लगा दी थी, लाखों लाखों रुपए, किसी ने 50 लाख, किसी ने 25 लाख के, इतने लगाएंगे इतने पैसे आएंगे। और कुछ महीने बाद वो फ्रॉड निकला और सबके पैसे लेके भाग गए थे। एंड आई वाज द ओनली वन जो मैं कह रही थी कि फ्रॉड है, इजी मनी के चक्कर में ना पड़ो ना करो। मेरी सिस्टर ने तक ने पैसे लगाए थे। तो वही वही उसी तरह की स्कीम लग रही है, जैसे कि अक्सर भारत में इस तरह की चीजें आती हैं और फिर वो एक बड़ा देख स्कैम खुलता है। देखिए हम यहाँ पे एक तरह से सीधा एडवाइस देते हैं, फ्री ऑफ चार्ज एडवाइस देते हैं। अब जो हम रिपोर्ट लेके आते हैं इसके लिए लोग सब्सक्रिप्शन फीस भरते हैं, और सबसे बड़े जो फाइनेंशियल एनालिस्ट है इसी छोटी सी बात को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ताकि आपसे ज्यादा पैसे ले सकें, और फिर इनको मार्केटिंग करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट्स को। आप ये देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी फिक्सेड डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है पब्लिक से, 8.05% देती है। कितने लोगों को मालूम है? किसी को नहीं मालूम, क्योंकि कमीशन एजेंट्स वालों को पैसे नहीं मिलते। ये आपको आरबीआई के पास जाके पूछना पड़ता है, तब जाके आपको मिलता है। जबकि दूसरे आपको सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए आपको एडवाइजर्स मिल जाएंगे। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर आपको आरबीआई का जो रिलीफ बॉन्ड्स है जिसमें 8.05% इंटरेस्ट मिलता है उसके बारे में कोई नहीं बताया होगा। मैं आपको गारंटी करके बोलता हूँ आपके इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत कम लोगों में, हार्डली 5% को मालूम होगा, वो भी हाईएस्ट नंबर, ऑप्टिमिस्ट बोल रहा हूँ। तो इसके लिए बोलता हूँ कि यहाँ पे आप फाइनेंशियली यू नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग कि पैसा आपका है, रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है, एसेट का डाइवर्सिफिकेशन रखने की जरूरत है। कुछ जो आपकी जो सेविंग्स है बैंक डिपॉजिट में रखिए। देखिए आपका अगर खर्चा अगर अगर आपका खर्चा महीने का 20,000 है तो आप कम से कम 25 लाख रुपए
आप रखिए एफडी में, तो उससे क्या होगा, आपका सेविंग इंटरेस्ट आता रहेगा। 20,000 का खर्चा है आपका घर का, 20,000 आपको फिक्स डिपॉजिट से आ जाएगा। उसके बाद बाकी जो पैसे हैं कुछ गोल्ड में डालिए, कुछ म्यूचुअल फंड्स में डालिए। प्रॉपर्टीज आई डोंट नो, मैं अभी आज के डेट में प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि दाम बहुत बढ़ चुके हैं। इनफैक्ट गोल्ड और सिल्वर के लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि मुझे अभी एक तरह से ये ट्रैप लग रहा है आज की डेट में, मतलब 11 अक्टूबर की डेट में मुझे एक ट्रैप लग रहा है। शायद नीचे आ सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज भी शॉर्ट टर्म करेक्शन हो तो उसको सहने की कैपेसिटी रखिए, बस इतना ही बोलूंगा। और एनी टाइम इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स इज द बेस्ट रूट। बाकी जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स है आपको दूसरी सबकी आपको बताते हैं कि ये स्कीम है वो स्कीम है, इजी मनी कोई नहीं है, ये सब आपको बेवकूफ बनाने का है। आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल लिटरेसी होना जरूरी है, और मेरा ये मानना है कि क्रिप्टो से दूर रहिए। देयर आर मेनी सेफ इंस्ट्रूमेंट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोस्ट ऑफिस स्कीम में जाइए, वहां पे भी सीनियर सिटीजन स्कीम है, वहां पे सुकन्या समृद्धि स्कीम है, पीपीएफ है, सब चीज है। क्योंकि आपको अगर एक चीज देखिए, हायर अगर आपको इंटरेस्ट रेट चाहिए तो रिजर्व बैंक का इंस्ट्रूमेंट है, वन ऑफ द सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट, 8.05% देता है। आज तक उससे बड़ा कोई सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं है इंडिया में। कोई भी इसकी कोई जानकारी नहीं देगा, आपने सुना भी नहीं होगा, बट दिस इज द ट्रूथ। उमेश जी ने इतनी वैल्यूएबल जानकारी दर्शकों के लिए साझा की, और आज के इस अनसर्टेन टाइम में बड़ा इम्पोर्टेंट है कि एक आपको एक इम्पोर्टेंट एडवाइस मिले, फाइनेंशियल एडवाइस, क्योंकि इसी तरह की एडवाइस के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट बहुत सारा पैसा चार्ज करते हैं, और उमेश जी हमेशा बड़ी अच्छी फाइनेंशियल एडवाइसेस देते हैं और समय से पहले देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। उमेश जी ने काफ़ी पहले इन सारी चीज़ों के बारे में बात की थी, और आज हम इन सारी चीज़ों को होता हुआ भी देख रहे हैं कि किस तरह से बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का ये हमने डाउनफॉल देखा, और कितने ही लोगों ने अपनी सेविंग्स को खोया। इनफैक्ट एक इन्फ्लुएंसर ने तो अपनी जान भी ले ली। तो इस तरह की सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकती है, तो सेफ इन्वेस्टमेंट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसमें फिजिकल एसेट्स में अगर आप करें तो बहुत अच्छा है। आप उमेश जी ने बताया आरबीआई के बॉन्ड्स में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, और बड़े सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पर आप सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं भारत में। और ये बड़ा अपडेट रहा किस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और प्री प्लान्ड है ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो उमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आपने बहुत अहम जानकारी दर्शकों के लिए साझा की है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी।